स्वागत है आपका तरकाई स्पीसीज चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड न्यूज। जैसा कि हमने इसके पहले हमारे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, कुछ कुछ चीजों पे ध्यान रखते हुए हमने इस वीडियो को भी बनाया ताकि आपकी प्रीलिम्स को लेके एक स्ट्रेटेजी अच्छे से बन पाए। दूसरी चीज है कि इसमें फैक्ट्स को बहुत क्विकली कवर किया गया ताकि आपका बहुत सारा टाइम भी बच पाए और हमारा भी एक टाइम बच पाए, जिसके थ्रू पे हम अदर इश्यूज को भी कवर कर पाएंगे। तो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है पीटी 365 इंटरनेशनल रिलेशंस का। इसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे जैसे आर्ट एंड कल्चर पे। तो आप बने रहिए, बहुत फटाफट होगा, आपका कोई भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड न्यूज में चाबहार पोर्ट। जैसे सबको पता है चाबहार पोर्ट कहाँ पे, जिसको नहीं पता वो कमेंट करे, जरूर बताए कि चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, कौन सी कंट्री के पार्टिसिपेट है और कौन कौन सी कंट्री अदर तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। फॉर एग्जांपल के लिए शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट, इसके लिए कौन कौन सी 3 कंट्री को पार्टिसिपेट किया, कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए अब यहाँ पे 3 कंट्री का जो सबसे पहला नाम आता था वो आता था हमारा, एक तो इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान। यहाँ से एक रोड डेवलप हो रहा था, उस रोड के थ्रू पे यहाँ पे सब कुछ होने वाला था, और दूसरा ये चाबहार पोर्ट है, इस तरीके से पूरा जाने वाला था। तो ये 2 रूट है। तो इसमें आईएनसीटीसी क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इनिशिएटिव, अल्टरनेटिव टू सुएज कैनाल के अल्टरनेट रहेगा, जिसके थ्रू पे अब रोड से हो जाएगा। सुएज कैनाल की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि सुएज कैनाल से जब भी कोई एक्सपोर्ट होता माल, ये रहा सुएज कैनाल आपका, जब भी यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, कुछ भी होता, तो हर साल इंडिया को लगभग $30 बिलियन का नुकसान होता, क्योंकि पे करना पड़ता है वहां पर टैक्स। समझ गए? तो अब वो ना हो, इसके लिए एक अल्टरनेट बनाए थे जो अभी तक पाइपलाइन में है, अभी तक पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया है, ये रहा आपका रूट एक पूरा। दूसरा रूट ये एक है, ये वाला रूट सबसे अच्छा लग रहा था, लेकिन स्टिल सेंट्रल एशिया में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होने की वजह से सक्सेसफुली नहीं हो पाया। 7,200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क स्टैब्लिश्ड इन 2000 थ्रू एग्रीमेंट ऑफ इंडिया, ईरान एंड रशिया। ठीक है ना, चलिए पहला टॉपिक खत्म। मैं बोल रहा था बहुत फास्ट होगा भाई। इंडिया एंड ग्लोबल साउथ में, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ मतलब ये जो हमारा पूरा पार्ट है ये ग्लोबल साउथ हो गया। अब यहाँ पे इंडिया का कैसे पार्टिसिपेशन रहेगा इसके ऊपर पूरी बात हुई है। तो फर्स्ट वॉइस सबमिट स्टार्ट हुई थी 2023 में। ठीक है, फिर अभी जो हुई है रिसेंटली वो थर्ड वॉइस सबमिट है। तो थर्ड वॉइस सबमिट जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ है, कहीं पे नहीं, वर्चुअली फॉर्मेट में हुआ है। ठीक है, कितनी टोटल कंट्रीज है इसके अंदर, 123 है। चाइना और पाकिस्तान नहीं है, बस इस चीज को दिमाग में क्लियर रखना। चाइना पाकिस्तान इस ग्लोबल साउथ मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री में या तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज में नहीं है, बस इस चीज को अच्छे से याद रखना। पूछ सकता है यूपीएससी में, पक्का पूछेगा अगर आएगा तो। ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट बनाया गया। अभी ये क्या करता है, ये डेवलपमेंट इंश्योर करता है स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड ये जो ग्लोबल कंट्रीज है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया विल ऑल्सो लॉन्च द स्पेशल फंड 2.5 million टू बूस्ट द प्रमोशन एक्टिविटी एंड 1 million फंड फॉर द कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ग्लोबल साउथ? बहुत सिंपल चीज है। ग्लोबल साउथ क्या हो गया, ये आपकी एक कंट्री होगी प्यारी सी, और यहाँ पे ये आपका पूरा मूवमेंट है, समझ लीजिए। यहाँ पे आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, फिर जावा, जकार्ता, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। अब ये जितनी भी कंट्रीज है पूरी साउथ ईस्ट एशियंस की, ये सब ग्लोबल साउथ में आ जाती है। अब ये टर्म आया कहाँ से, G20 की सबमिट हो रहा था इंडिया में 2023 में, यहाँ से टर्म को इवॉल्व किया गया था, जिसमें ग्लोबल साउथ के लीडर एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडिया बन के निकल के आ रहा था। समझ गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ठीक है, इंडियन पैसिफिक, ये क्या है, नॉन ट्रेटिव है, ये बेस्ड वॉलंटरी एग्रीमेंट है, जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है मत आए, कोई जरूर जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी रहेगा। इंडिया इन 2019 एट द ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक थाईलैंड में ये आया था, सामने आया था। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव कब आया था, 2019 में ईस्ट एशिया समिट्स में जो बैंकॉक में हो रही थी। ठीक है, फिलोसॉफी क्या है इसमें, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, सागर। ठीक है, सागर इसका इनिशिएटिव रहा है। अब इसके कुछ पिलर है, पिलर कौन कौन से, मेरीटाइम सिक्योरिटी है, मेरीटाइम इकोलॉजी है, मेरीटाइम रिसोर्सेस है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड शेयरिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिडक्शन है, फिर उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड एंड कनेक्टिविटी है। मेनली जो है वो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी रहेगा। क्यों? ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एक ऐसा ग्रोथ है जो साउथ ईस्ट एशिया को डेवलप करवा सकता है। एज ए ग्लोबल साउथ में ये कैपेबिलिटी बहुत है। क्यों? क्योंकि कौन से ट्रेंच के पास से 40% ट्रांसपोर्ट होता है पूरे एशिया में,
या मुझे कमेंट करके जरूर बताना कौन सा ऐसा ट्रेंच है। इंडिया ने EFTA मतलब इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड यूरोपियन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये दो एग्रीमेंट है जो इंडिया अभी न्यूज में भी रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली यूरोपियन कंट्री के साथ बहुत सारी ट्रेडी साइन की है, जिसमें उन्होंने स्पेशली जो फोकस रखा है वो रखा है रिन्यूएबल एनर्जी और क्लासिक एनर्जी के ऊपर से। ठीक है, तो अब क्या क्या रहा है उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका EFTA का 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के रूप में हुआ है। 7 फाउंडिंग मेंबर थे, ऑस्ट्रिया था, डेनमार्क था, नॉर्वे था, पोर्चुगीज स्वीडन था, स्विट्जरलैंड था, यूनाइटेड किंगडम था। फिर अदर मेंबर्स कौन कौन बोलते हैं? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लक्समबर्ग, सॉरी लेनिस्टर्स, अरे लाइकेनस्टाइन है, सॉरी। अदर की फैक्टर्स क्या है? अदर की फैक्टर्स है नॉट अ कस्टमर यूनियन है। स्विट्जरलैंड हैज अ सीरीज ऑफ अ बायलैटरल एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन बेस्ड है। लार्जेस्ट इंटर ट्रेड पार्टनर अमंग द EFTA स्विट्जरलैंड है। इंडिया हैज अ ट्रेड डेफिसिट विद स्विट्जरलैंड ड्यू टू गोल्ड इंपोर्ट, हम स्विट्जरलैंड से गोल्ड बहुत इंपोर्ट करते हैं। बाकी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है गोल्ड का क्यों प्राइस उठा पड़ा है। चलिए, तापी गैस पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट। तापी गैस पाइपलाइन कौन कौन से? अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया। तापी का नाम ही ऐसे पड़ा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तापी। ठीक है, ये बहुत पहले से चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको स्किप मारो। आगे बढ़ते हैं। पाथ टू पीस समिट क्या है? कौन सा पाथ हम लोग जो अडॉप्ट करेंगे? तो उसमें सिक्योरिटी, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अटेंडेड द समिट। ये समिट को अटेंड किया, कहाँ हुआ था? यूक्रेन में हुआ था। तो इसमें बात किया जा रहा था कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में या रशिया ने जैसे मैसेकर किया था, न्यूक्लियर थ्रेट जो दे रहा है बार बार रशिया, उसके बारे में थोड़ा बात हो, बस उसी के लिए था और कुछ नहीं था। दूसरा है मेरकोसर। मेरकोसर जो है ये मेंबर्स कंट्री कौन कौन सी और कहाँ पे होती है? ये सदर्न कॉमन मार्केट है, लैटिन अमेरिका में बनी है। लैटिन अमेरिका मतलब ये रहा एक अमेरिका मैप, ये एक दूसरा मैप, और यहाँ पे जितने भी कंट्रीज है वो लैटिन अमेरिका है। ठीक है, तो कौन कौन से कब बनी थी? 1991 में बनी थी। इंडिया एज अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विथ मेरकोस के साथ हुआ है। वेनेजुला हैज बीन सस्पेंडेड सिंस December 1, 2016 से। कोलंबो प्रोसेस, ठीक है, कोलंबो प्रोसेस मेनली तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात होता है। श्रीलंका में 2003 से ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुई थी। टोटल 12 मेंबर है। इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी है और मेंबर भी है, तो याद ही रहेगा। थीम क्या है? स्किल एंड क्वालिफाइंग रिकॉग्निशन प्रोसेस और एक्सेट्रा जो भी रहेगा इसके अंदर UN से रिकॉग्नाइज रही है। सेम आ गया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो हुआ था, जो 5th इसका हुआ था, ये बांग्लादेश में हुआ था और 2011 में इनिशिएट हुआ था। बस इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए वरना फिर टाइम ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में आया। इंडिया की रैंक इसमें 159 है आउट ऑफ 180। तो आपको कैसे याद रखना है? इसको लिख लीजिए जैसे 159 अपॉन 180, दैट्स इट। ये कौन हर साल आती है? हाँ, एनुअली आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इसके अंदर और कुछ है ही नहीं, मतलब और कौन निकालता है तो एक ये पॉइंट है, इट इज पब्लिश्ड ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और कौन निकालता है? पेरिस बेस्ड रिपोर्ट है विदाउट बॉर्डर। बस आप ये याद रखिए, फ्रीडम प्रेस के लिए क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम किसको मिल सकता है? जिसका कोई बॉर्डर नहीं हो। बस आपको याद हो गया अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सीधा नेक्स्ट टॉपिक, इश्यू रिलेटेड टू सिक्योरिटी। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी अपॉइंटमेंट हुआ है रिसेंटली, बस उसी के ऊपर पूरी बात की है। तो 2019 में एक पोस्ट क्रिएट हुआ था, 4 स्टार जनरल होता है ये। ठीक है, कौन सी कमेटी के बाद रिकमेंडेशन पे ये क्रिएट हुआ था? श्री के सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट था। ठीक है, इतना याद रहेगा बस, दैट्स इट। इसके आगे जो आपको याद करना है आप पढ़ सकते हो, कुछ है नहीं, मगर मैं बता दे रहा। ट्राई सर्विस एजेंसीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कमांड होगी रिलेटेड टू साइबर स्पेस विल बी अंडर द कमांड ऑफ CDS। ये एक इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको पढ़ा दिया, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, आप बस टाइम पास कर लीजिए अगर करना है तो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी। अब NSA चीफ कौन है अभी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बड़े फेमस आदमी है, उनका नाम जरूर कमेंट करना। ठीक है, अभी देखिए NSA का सबसे पहला कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, गवर्नमेंट एंड अमेंडमेंट्स क्या क्या आई है। तो कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कब सबसे ज्यादा लेट 1990s में आई थी NSC।
ठीक है। एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, एज ए काउंसिल मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देती है। लीडरशिप कौन करता है? हेड ऑफ द सिक्योरिटी एडवाइजर जो रहेंगे। अभी कौन है मैं पूछा था आपको, कमेंट करके बताना। 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, बिजनेस रूल अमेंडमेंट में, जिसमें ये एक्सपैंड पावर टू अ ग्रेटर एंड एक्सेस कैबिनेट डॉक्यूमेंट्स को, कैबिनेट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। स्टेब्लिश एनेबल पार्टिसिपेशन इन इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के तौर पे भी ये अब आने लग गया था। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के बारे में थोड़ा। तो ये क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1919 में। ऑन केसी पंत लीड टू फोर्स एग्रीमेंट था ये, ठीक है, केसी पंत ने बनाया था, उसके बाद ये आया। एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है प्राइम मिनिस्टर की। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो स्ट्रक्चर इसमें पहले आता है, स्ट्रेटेजिक पुलिस ग्रुप आता है, एसपीजी जिसको बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड आता है, और दूसरा आता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट्स आता है। ठीक है, बस। चलो, कारगिल वॉर के बारे में बस एक चीज याद रखिए, विजय, ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड है? कारगिल वॉर के बारे में। कब हुआ था? 1999 में। दैट्स इट। कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी जिसको चेयर किए थे के सुब्रमण्यम। कब? 1999 में। बस, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए। वेपनाइजेशन ऑफ अ स्पेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाता है कि इंडिया और अदर कंट्रीज भी जैसे है कि स्पेस में अपने रॉकेट जाके लॉन्च करती है, वहां पे ब्लास्ट करवाती है। इससे ये पता चलता है कि बहुत ऐसी एक सिचुएशन आ सकती है जिस टाइम पे बहुत सारी कंट्री वो स्पेस के एरिया को ऑक्यूपाई करके, और अगर स्पेस से कोई रॉकेट छोड़ता है तो बूम, खत्म, आधी कंट्री गायब हो जाएगी। क्योंकि एक तो स्पेस का फोर्स खुद, और एक वो बम का फोर्स, वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे गिरने वाला है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, लाइट किस स्पीड से आएगा वो नीचे, पता भी नहीं चलेगा। तो स्पेस के जितने भी स्पेशलाइजेशन ऑफ स्पेस, जितने भी वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस हो रही है, उसके लिए एक ट्रीटी साइन हो गई थी 1967 में। आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हो गई थी ताकि स्पेस में जाके अपना कचरा ना फैलाए। डेब्रिस फैल रहा है, वो डेब्रिस कल को आगे गिर गया, कुछ हो गया, तो उसी के ऊपर से पूरी बात हुई थी। तो किसके? वेपनाइजेशन के ऊपर और मिलिटरीजाइजेशन ऑफ स्पेस के। अब आप स्पेस में अपने रॉकेट लॉन्च करके, कोई कंट्री है अपने सैटेलाइट को चलाए, उसके सैटेलाइट को ब्लास्ट कर दिए, 15-20 सैटेलाइट ब्लास्ट हो गई, नेटवर्क गया, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी एक पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम ही। ये पावर है इसके अंदर, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे कुछ टाइमलाइन दिया है, ठीक है। इस टाइमलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है 1967 में ये हुआ था। विरास्कोस एग्रीमेंट किसके ऊपर है? तो वो आपको बता देना चाहिए, स्पेस के ऊपर है। स्पेस लाइबिलिटी आई थी 1972 में, और ये लॉन्च हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ, चालू हो गया था 1972 में। इसके बारे में और डिटेल में पता चलेगा आपको, रुकिए। रेगुलाइजेशन ऑफ केमिकल वेपन, जैसा कि पहले बायोडिग्रेडेबल एक बायो वेपन होते थे। बायो वेपन का एक क्लासिक एग्जांपल है आपका कोविड-19। वैसे केमिकल वेपन के ऊपर भी, रिस्ट्रिक्शन के ऊपर बहुत बात हुई इस बार भी। तो केमिकल वेपन जो कन्वेंशन हुआ था वो 1992 में हुआ था, और ये एनफोर्स हुआ था 1997 में। इसमें क्या क्या बात करें? इट्स बैन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ अ केमिकल वेपन एंड देयर प्रिकर्सर। ठीक है, ये सब चीज को रोका जाए। कितनी कंट्री है? 193 कंट्रीज है। वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन फॉर मेजर टू एंश्योर अ कंप्लायंस इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन ऑफ अ केमिकल वेपन, स्टॉक पाइल्स, फैसिलिटीज एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। ये सब के ऊपर वो वॉच करते रहेंगे और उसके हिसाब से अपना फैसला लेंगे। ठीक है, चलिए। अभी नॉन डिलीवरेबल है, नॉन बेलेबल है, क्योंकि भाई जो कंट्री आना चाहती है वो आती है, जो नहीं आना चाहती वो नहीं आती है। नॉन सिग्नेटरी, ओनली 4 कंट्रीज आर नॉट पार्टिसिपेटेड। इजराइल, ऑब्वियसली, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान, बाकी सब है। इंडिया है? हाँ है भाई। कभी आया था न्यूज में, ये हुआ था क्विक ओवरव्यू, ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ प्रोहिबिशन ऑफ अ केमिकल वेपन, 1997 में आया। 193 कंट्रीज मेंबर है, सेम यूएन वाली तरह से। और बाकी इजराइल आपको पता चल गया, इजराइल नहीं है, इजिप्ट नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ सुडान नहीं है। बस, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए, फालतू का है बाकी सब। तो एफएटीएफ के ऊपर चलते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट हो रहा है, मुश्किल से आपको और 10 से 15 मिनट लगेगा, आपका ये खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, कब क्रिएट हुआ है जरूर मुझे कोई कमेंट करके बताना। तो इसमें एक म्यूचुअल एवोल्यूशन रिपोर्ट आई है ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग अच्छी कर दी है। इवन प्रोसेस पीरियड रिव्यू हुआ था एफएटीएफ की तरफ। फर्स्ट जो एफएटीएफ का रिपोर्ट अडॉप्ट हुआ था 2010 में अडॉप्ट हुआ था। इसका जो मेन काम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अनलॉफुल एक्टिविटी को, इस चीज के ऊपर भी वॉच करता है। इंडिया की तरफ से ये पार्टिसिपेट भी हुआ है। तो इंडिया ने अपनी इन स्कीमों के थ्रू पे काफी ज्यादा लीमलाइट में और हाईलाइट में भी रही है।
तो अब इंस्टीट्यूट्स कौन कौन सी इंडिया में, जैसे कि इंडिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ इंडिया है जो स्टेब्लिश हुई थी 2004 में। दूसरी डायरेक्टर एनफोर्समेंट ईडी, जिसका आप न्यूज में बहुत सारे ईडी ने आज छापा मार दिया, ये कर दिया, 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी। फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी हुई, साइन हुई है पोर्टल में, ये 2022 में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के थ्रू पे आई है। ठीक है, पेरिस फ्रांस इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। 1989 में FATF आया था, 40 मेंबर है। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोजेक्ट ऑन अनसर्टेन, जितने भी आपके रहेंगे सबसे ज्यादा ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट इसके हाई रिस्क रहते हैं। अभी बताइए किसने, कौन सी ऐसी कंट्री जिसको ब्लैक लिस्ट में रिसेंटली ऐड किया, और वैसी कौन सी कंट्री जिसको ब्लैक लिस्ट से रिसेंटली रिमूव भी किया। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के ऊपर है। ठीक है, इनका एक एनुअल रिपोर्ट भी आता है, एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड ड्रग डे के दिन आता है। वर्ल्ड ड्रग डे कब आता है ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना, इसमें लिखा नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो किसके ऊपर है, कैनबिस के ऊपर, ओपियम्स के ऊपर, और जितने भी कोकीन्स होती है इनके सबके ऊपर ये इंक्वायरी करता रहता है। ट्रिपल फ्रंटियर एरिया है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, याद रखना गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, और गोल्डन क्रेसेंट होता है। गोल्डन क्रेसेंट में कौन हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, बस। ठीक है, अभी इसके अंदर कहाँ से ये आया था पूरा ड्रग का, ये तो ये होता 1997 के कन्वेंशन से आया था। यूएन के साथ रह के काम करती है। ड्रग अब्यूज, इलिसिटेड ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, करप्शन और टेररिज्म को ये रोकती है, क्योंकि ड्रग का इनडायरेक्टली कनेक्शन वहां तक होता भी है। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया, अब इसको देख सकते हो। ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तब भी मैंने कर दिया। नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस 33rd सेशन हुआ CCPCG का, और इसमें ट्रांजिशन ऑर्गेनाइजेशन क्राइम हुई TOC एंड लॉन्च जनरेशन जस्टिस इनिशिएटिव टू एंगेज यूथ इन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस के थ्रू। तो यूथ को अवेयर करवाना, अवेयरनेस के थ्रू पे उनको इंक्लूड करना, और उसके साथ हमें पता लगाना कि क्या क्या चीजें हो रही है, कैसे आप बचा सकते हो, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, इन चीजों के ऊपर इसमें बात हुई है। बस भाई कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब पढ़ना तो आप पढ़ लीजिए, मैं अंडरलाइन कर दिया, मगर वो अननेसेसरी चीज है। ठीक है, ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट ऑथराइजेशन, ग्लोब। ठीक है, ये देखिए ग्लोब बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ भी जाए। तो ग्लोब कब आया था, 2021 में। यूएन की जनरल असेंबली कितने मेंबर है, 121 मेंबर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, देखिए इसमें तो कुछ है नहीं, मगर मैं एक चीज इसे बताऊंगा आपको। एक तो आप ये देख लीजिए कब ये आया था, 1957 में। क्यों आया था 1957 में जरूर बताना, क्योंकि उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन की होड़ चल गई थी, हर किसी को न्यूक्लियर वेपन चाहिए था। तो एटॉमिक एनर्जी भाव में बिक रहे थे, जिसमें से एक हमारे होमी बाबा ने भी लिया था। उनको किसने मरवाया है जरूर कमेंट करके बताना, और जिनको नहीं पता है एक बहुत अच्छी सी वेब सीरीज भी बनी है, जरूर देखना। आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी सबसे पहले 1967 में। फिर फिसल मटेरियल जो कट ऑफ ट्रीटी है ये हुई। फिर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी हुई, स्टार्ट ट्रीटी। अब कौन सी स्टार्ट ट्रीटी है, 2 है कि 3 है, ये मुझे कमेंट करके बताना। न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन मेजर्स लिए गए, कौन कौन से मेजर्स लिए गए, और कब ये आया था, 2005 में आया था। ठीक है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी सबमिट्स हुई थी, और फिर कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के ऊपर। ठीक है, ये स्टिल अभी सब वैन में चल रही है, कुछ नहीं पता कि कौन कंट्री कितनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करेगा। अब इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कि एक तो AI का इतना इशू आ गया, इसके वजह से हर कोई इसको चाहता है कि कवर करे। जैसे कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 2024 में, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है ये जरूर मुझे बताना, और कौन निकालता है इसको। जो निकालता है वो तो आपके सामने है ही है। इंडिया की रैंकिंग कितनी इसमें लिखा नहीं आई थी, मगर 10 है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है ये मुझे बताना, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है, और यूएस कितने पे आता है। चलिए अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देख ले।
कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस आई थी, इसमें ऑपरेशन क्रिम्सन ब्रकूडा, ये फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था, इंडियन नेवी ने अफोर्ड किया था और ज्वाइन की थी बहुत सारी फोर्सेस के साथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्विक ओवरव्यू में आपको सब लिखाइए। अब AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पुलिस एक्ट, कब आया ये? 1985 में। कहां पे एक्सटेंड किया था? अभी नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में। सिर्फ अभी हम AFSPA के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जहां पे डिस्टर्ब एरिया हो जाएगा, जो कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ लॉ में हो जाएगा, अरेस्ट एंड सर्च प्रीमाइसेस विदाउट वारंट के कर सकते हैं, इनको वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एज अ पार्ट ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सब के थोड़े थोड़े पार्ट में लगे थे। AFSPA रिमेन इन फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्म्स फोर्स जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990 वहां से इसको इम्प्लीमेंट किया। तो कुछ कुछ पार्टों में लगा है जहां पे डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट होती है और उनको जरूरत नहीं पड़ती किसी वारंट को लेने, भाई सीधा घर से उठाए, चल बच्ची तेरा काम तो हो गया अब। ऐसा ही होता है। चलिए, शिलोंग अकॉर्ड हुआ था 1975 में, कौन सी दो जन के बीच में हुआ था ये बता? पीस, मिजो, बोडो, आसाम, ये सब आप देख लेना, मगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अननेसेसरी चीजें क्यों पढ़ना, मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है। यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड बना है, इसके बारे में सब इसके अबाउट में जान लीजिए। 2017 में आया है और कब स्टैब्लिश हुआ था? 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। बस टेररिज्म के खिलाफ होता है, इंडिया इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। अभी इंडिया की प्रेसिडेंसी इसमें अनाउंस हुई है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी आपको जो पढ़ना पढ़ लीजिए। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में रिसेंटली इसके ऊपर आया था, तो इंडिया 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन गया है। फर्स्ट पे कौन है? यूएस है, फिर चाइना है, फिर रशिया है, और 3rd 4th पे इंडिया हो गया। समझ गए ना? बस सबसे जरूरी यही था। अब की एक्सरसाइज कुछ देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही है, क्योंकि हर साल कभी ना कभी कुछ तरीके से, जैसे किसी ने यूपीपीसीएस दिया तो उसको पता है उसका दर्द, तारीख पूछ लिया भाई, हद है। तभी अपन थोड़ा बहुत तो चले। जैसे एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये किसके साथ होगा? इंडिया और यूएस के साथ। कुछ कुछ चीजें जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, बस आप उसको अच्छे से देख लीजिए। जैसे युद्ध अभ्यास, ये थोड़ा नाम से नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। सेल्वेस, ये भी नाम से नहीं पकड़ पाओगे। वज्र प्रहार, ये भी नाम से नहीं पकड़ पाओगे। फिर दूसरा है सी डिफेंडर्स 224, ये इंडियन कोस्टल गार्ड से और यूनाइटेड स्टेट कोस्टल गार्ड का हुआ है। एक्सरसाइज तरकश, इंडिया यूएस के साथ ही है। शक्ति, इंडिया फ्रांस के साथ है, ये एक नहीं पकड़ पाओगे। वरुण आ गया, ये इंडिया फ्रांस के साथ है, ये भी आपको ऐसे 2-3 बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाए। काजिंद, अब काजिंद आया, काजिस्तान और इंडिया, काजिंद हो गया, ये है ना, काजिस्तान और इंडिया। बस नोमेडिक एलिफेंट्स कहाँ पे हो सकता है? मंगोलिया, नोमेडिक्स पीपल वहां पे पहले बहुत रहते थे। मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, तो इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, किसके साथ? रशिया के। इंदिरा, इंडिया और रशिया, इंदिरा, इंडिया और रशिया। होप कहां पे आएगा? इजिप्ट के साथ है। बस फिर लमित्ती किसके साथ है? इंडियन आर्मी ने किया, सेशल के साथ, ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर एक्सरसाइज अल जहावी, अभी अल जहावी आया, आपको अब समझ जाना चाहिए, या तो सऊदी अरेबिया ऐसा करके ऑप्शन में दिया, ओमन है क्योंकि है उर्दू नाम जैसा। नासिम अल बहार, फिर से उर्दू नाम जैसा है, ओमन गोवा में हुआ है, ओमन के साथ ये हुआ है। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न ब्रिज 7 ये एक तो रॉयल एयरफोर्स में और इंडियन एयरफोर्स में हुआ है। तो रॉयल एयरफोर्स कहाँ की मिलिट्री? ब्रिटेन की बे। एक्सरसाइज जायद तलवार, यूएई इंडिया। सिम्बेक्स के नाम से भी चल रहा है, एक तो सिंगापुर है, एक इंडिया है, फिर मैरीटाइम है ना, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। बस मैत्री इंडिया और थाईलैंड, ये भी आपको याद हो जाएगा। जीमैक्स जापान और इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, बस खत्म है। धर्म गार्जियन देखिए, याद करने वाली चीज है। बाकी सब आप नाम से भी कर सकते हो, मैं जिसपे स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने नाम से थोड़ा सा अलग है। मित्र शक्ति, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। चलिए एक्सरसाइज चालू करते हैं ट्राइलेटरल में। तो इसमें एक्सरसाइज मालाबार की है, जो एनुअली होती रहती है। आपको पता है कब से इनिशिएट हुई थी?
कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई थी और क्या उसका भी आज के टाइम पे सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट करना। खान क्विस्ट के बारे में याद रखिए, रिम्पैक एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज ओर्नियो और कटलेस एक्सप्रेस में, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक है आपका डेजर्ट फ्लैग, ठीक है। अभी जो डेजर्ट फ्लैग है ये किसके किसके बीच में हो रहा है, तो बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है एक साथ। इसमें है यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ब्रिटेन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूएसए पार्टिसिपेट करती है। इंडिया भी आती है, इसमें लिखा नहीं है, मालूम नहीं क्यों। ऑपरेशन साउथ रेड लाइन है, इसमें इंडिया, यूएस, यूके और सेशल रहेगी। ऑपरेशन सद्भाव, सद्भाव से क्या लग रहा है, सद्भावना करना किसी की, मतलब ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है। ऑपरेशन सद्भाव क्या है, ये तो लाओस और म्यांमार में जितने लोग के साथ भी मतलब एक्टिविटी हुई थी, प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू डिजास्टर रिलीफ, कोई कुएं में फंस गया तो कोई कुछ हो गया था, कहीं और कुछ हो गया तो उसको बस वो करने के लिए है। टाइगर ट्रैम्फू, ये बायलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एम्बिशियस एक्सचेंज प्रोग्राम है जो इंडिया और यूएस दोनों चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही था। तो हमने पूरी एक पीडी 365 आयर की खत्म कर दी है। आर्ट एंड कल्चर का स्टार्ट करूंगा, हो सकता है उसको एक ही लेक्चर में खत्म कर दो, 1 से 1.5 घंटे में, क्योंकि बिना मतलब के लंबा खींचना भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी और भी जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहां आपको बहुत सारी आउटपुट भी मिलते रहेंगे और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। चलिए, जय हिंद दोस्तों।